नमस्कार। आज महाराष्ट्र के रिजल्ट आ गए और जो अप्रत्याशित तरीके से जो जीत हुई है और उसकी जो भविष्यवाणी की थी, हमारे साथ मौजूद हैं संदीप शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही हमारा मुंह मीठा करा के ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अप्रत्याशित जीत होने वाली है बीजेपी और महायुति गठबंधन की। और उनसे ये पूछेंगे कि अब जो अहम सवाल जो निकल के सामने आ रहा है कि महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो सर बताइए, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी तरीके से जनता के सामने सच होती हुई दिखाई दी। और अब मुख्यमंत्री को लेकर क्या भविष्यवाणी करेंगे आप? पहली बात तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, इसलिए भविष्यवाणी नहीं, मेरा आकलन है। महाराष्ट्र को मैं समझता हूं बतौर पत्रकार। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के कारण मैंने जो चीज़ें बताई थी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, मैंने एक एक सीट पर जो है मेरा आकलन था, क्योंकि मैं देख रहा था एक चक्रव्यूह बिछाया जा रहा है। और उस चक्रव्यूह में किस तरह से उद्धव ठाकरे, नाना पटोले कांग्रेस से, शरद पवार एनसीपी से, कैसे वो सारे उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि मैंने जो है चक्रव्यूह विसात बिछाई है, इसमें देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से, एकनाथ शिंदे शिवसेना से और अजीत पवार एनसीपी से फंस चुके हैं। जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी, उन गलतियों से सबक लेते हुए एनसीपी यानी अजीत पवार, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस ने उन गलतियों को दोहराने के बजाय उस पर बड़ी बारीकी से काम किया था। और आज की हार उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी हार है। आप सोचेंगे कि हार तो सबकी है, नहीं, अति उत्साह में, और अति उत्साह से ज्यादा कि अपने चक्रव्यूह को, बीजेपी के चक्रव्यूह को न समझ पाना, उद्धव ठाकरे के लिए यह हार का वो कारण साबित हुआ जहां उनकी पूरी पार्टी नष्ट हो गई। नष्ट कैसे हो गई? पार्टी के बंटवारे के बाद से ये सबसे बड़ा चुनाव ये था। यहां उन्हें अपनी कार्यकर्ताओं का, अपने दल का, अपने नेताओं का समर्थन दिखाना था कि उनकी पार्टी कितनी मजबूत होगी और वो कितनी मजबूती से जो है वो सत्ता में वापसी करेगी और एकनाथ शिंदे को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन एक शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना चौथे पायदार पर चली गई। पहले पे बीजेपी है, दूसरे पे एकनाथ शिंदे हैं, तीसरे पे अजीत पवार है एनसीपी, और चौथे पे जो है उद्धव ठाकरे हैं, और पांचवें पे कांग्रेस है, और छठवें पे जो है शरद नेता प्रतिपक्ष का ही वो नहीं मिल रहा उनको पद। नेता प्रतिपक्ष पे तो मैं बाद में बात करूंगा। आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन, महाविकास आघाड़ी का जो सबसे बड़ा चाणक्य, यानी जिसे हम शरद पवार जी को हम सबसे बड़ा चाणक्य मान रहे थे, और माना जा रहा था कि पश्चिम महाराष्ट्र में वो जो करिश्मा चलाएंगे, उस करिश्मा में जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और जो शरद पवार की एनसीपी है, उसके लिए जो है कहीं संजीवनी मिलेगी, जो उनके प्राण में जो है प्राण दान देगी और पूरी उभर कर जो है वो आएंगे। धराशायी हो गया। अच्छा, धराशायी हो गया, उसके साथ साथ इनका राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो गया। पूरे महाराष्ट्र को आप देखिए, सभी जिलों में, किसी भी जिले में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस या फिर शरद पवार यह नहीं कर सकते कि अब यहां पर प्रभुत्व मेरा है, या उनके वोटर्स जो है उन्हें बचाने में कोई गढ़ नहीं बच गया, कोई नहीं गढ़ बचा, सारे गढ़ धराशायी हो गए। और इस चक्कर में शिवसेना का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। विदर्भ में कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ। आपको याद है, मैंने आपके दो बार इंटरव्यू में मैंने कहा था, विदर्भ का गढ़, जो कांग्रेस का गढ़ रहा, जो जहां कांग्रेस बहुत मजबूत मानी जाती रही है, बुरे से बुरे समय में भी ध्वस्त हो गया, पूरा खत्म हो गया। कोकण का बेल्ट, थाने का बेल्ट, जहां पर उद्धव ठाकरे, मुंबई, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी बहुत बड़ी थी, और इसका अब परिणाम जो है, यहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं ध्वस्त हुई है। आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, अब उसका जो आकलन होगा, उसको लेकर जो चीज़ें बनेगी,
कार्यकर्ता जो है हतोत्साहित होंगे। कार्यकर्ताओं के हतोत्साह के साथ साथ जो है, जो अब इनको जो अपनी बातों को समझाने की जो प्रक्रिया होगी, वो कहीं ना कहीं अब नुकसान होता दिख रहा है। और ऐसे में मैं ये कहूँगा कि आज के इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अजीत पवार की जीत के साथ शरद पवार को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का नुकसान हुआ है, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई में एक कहीं ना कहीं समझौता दिखता है। और ये समझौता जो है वो समझने की ज़रूरत है। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि जब अजीत पवार हमारे साथ सरकार बना रहे थे तो आपको नहीं पता है क्या आपसे चर्चा नहीं हुई थी क्या? तो ये एक समझौते की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार, सुप्रिया सुले, जो पवार परिवार है, उनको जो है दिल्ली की राजनीति में अपनी हनक रखनी थी, इसलिए वहाँ वो जीतते हैं। अजीत पवार के चुनाव की बात आती है, उसमें जो है जो गणित बैठाई जाती है, उसमें उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए कि राष्ट्रवादी के या पवार परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अजीत पवार को फिर से जो है जिताया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये गठबंधन, ये समझौते की लड़ाई थी। इसलिए मैं शरद पवार को ख़त्म हुआ नहीं बताने के बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की राजनीति महाराष्ट्र के विधानसभा की राजनीति से वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। और ये एक तीसरा पक्ष भी है, हालांकि राज ठाकरे को भी नुकसान हुआ। राज ठाकरे खाता नहीं खोल पाए, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के दो विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन राज ठाकरे जो है एक भी कहीं खाता नहीं खोल पाते हैं। खुद बेटे भी हार चुके हैं, उन बेटे हार चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं एक नुकसान महाराष्ट्र की बात करने वाले नेता का, मराठी अस्मिता की बात करने वाले नेता के साथ जो है ये बुरा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि ये वही चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह को उद्धव ठाकरे नहीं समझ पाए, शरद पवार नहीं समझ पाए, कांग्रेस नहीं समझ पाई। इसी तरह की चक्रव्यूह में जो वो फंसे थे, हालांकि राज ठाकरे का फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे का फ़ायदा आने वाले दिनों में होता हुआ दिखेगा। आपको याद होगा अजीत पवार की पत्नी लोकसभा चुनाव हारी थी, उन्हें राज्यसभा से भेज दिया गया था। आपको आज ही मैं ये राजनीतिक आकलन कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, आज ही मैं कह रहा हूँ राज ठाकरे के बेटे को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से ऐसा है, हो सकता है कि उन्हें विधान परिषद की सीट देकर बतौर एक राजनीतिक परिवार और राजनीतिक परिवार के किसी यंग बच्चे के राजनीति में आने और उसे जो है बढ़ावा देने, प्रोत्साहन देने के नाम पर उन्हें जो है विधायक बनाया जा सकता है। तो ये जो समीकरण होगा, ये समीकरण राज ठाकरे के लिए भी एक प्राण फूंकने का काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीति में उद्धव ठाकरे का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो अब जिस तरीके से तमाम जैसे रिजल्ट आए, उसके बाद संजय राउत भी बौखलाते हुए नजर आए, उद्धव ठाकरे खुद बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इन नतीजों को नहीं मानते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता को मुबारक हो कि वो गुजरात की जो तानाशाही है उसी के साथ चल रहे हैं, उनको मुबारक हो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब अहम चर्चा ये हो रही है कि जो महायुति है उसमें से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र का अगला? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के बारे में बात करूंगा। पहले मैं उद्धव ठाकरे के उस बयान की बात करता हूं। उद्धव ठाकरे जैसा परिपक्व नेता, जो माना जाता था कि बाला साहब के निधन के बाद उन्होंने शिवसेना में एक नई जान फूंकी थी, मजबूती से उन्होंने सत्ता वापसी की थी, उन जैसा परिपक्व नेता जब इतनी हल्की बात कहने लगे, जब वो गुजरात को दोष देने लगे, एक पूरे राज्य और एक राज्य के लोगों को दोष देने लगे, तो कहीं ना कहीं ये खेल उनके दिमाग के साथ एक बार फिर जो है उसी पैतरे की, यानी वो चाणक्य नीति की जीत होती दिख रही है। और इसमें नुकसान उद्धव ठाकरे का नहीं होगा, गुजरातियों को, गुजरात को गाली देने का नुकसान उद्धव ठाकरे को मुश्किल से 1 या 2% होगा, लेकिन बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि गुजरात में चुनाव कांग्रेस को लड़ना है, यहाँ गठबंधन में कांग्रेस है। तो ऐसे में ये भी एक राजनीति है और ये चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में उद्धव ठाकरे तो बोल गए, लेकिन उसका खामियाजा आने वाले दिनों में कांग्रेस को भुगतना होगा। रही बात मुख्यमंत्री की,
मुख्यमंत्री को लेकर देखिए, मैं आज कह रहा हूं, आज रात तक हालांकि ये साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की चाह है, उम्मीद है, हर कोई यही सोचता है कि देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जिस तरीके से उनकी एक पिछले 3-4 सालों 5 साल से जो राजनीति रही है महाराष्ट्र को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे के साथ उनका निपटना हो, शरद पवार के साथ उनका निपटना हो, तो वो हर व्यक्ति जो है उनका कायल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल से चाहत है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन कह रहा हूं, और ये फिर मैं ये आकलन कह रहा हूं, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है वो मराठा आरक्षण को लेकर जो है एक चक्रव्यूह रचने की तैयारी चल रही है। मराठा आरक्षण को खत्म करने के लिए या तो कोई ओबीसी, कोई दलित चेहरा जो है मुख्यमंत्री के बतौर लाया जा सकता है, या उससे भी बढ़कर कोई मराठा चेहरा लाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इन सब से अगर अलग हट के बात की जाए कि मैं अगर बीजेपी को मैं दरकिनार कर देता हूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद एकनाथ शिंदे, मतलब ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं, कि एकनाथ शिंदे जो है एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है एकनाथ शिंदे जी का जो रहा है वो निर्विवाद रहा है, निष्कलंक रहा है। उनके जो काम करने का तरीका था आम से आम लोगों से कनेक्ट होने का रहा है। लाडली बहन योजना हो, लाडली भाऊ योजना हो, दवाखाना का मामला हो, किसानों का मामला हो, वो कहीं ना कहीं लोगों से सीधे रिलेट कर रहे हैं। जो वर्षा बंगला है मुख्यमंत्री का, वो आम आदमी के लिए खोल दिया गया था कि ऐसे कि आप आइए, अपनी शिकायत दीजिए, आपका ही घर है, इस तरह के व्यवहार कर दिए गए थे। तो ऐसे भी जो उनका इमेज एकनाथ शिंदे जी का बना है, माना जा सकता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों द्वारा एक बार फिर जो है एकनाथ शिंदे को रिपीट कराया जाए। और ऐसे नहीं कि उनके उस अच्छे कार्यकाल से या अच्छी तरह से काम करने से, या वो चक्रव्यूह जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार फंस कर रह गए, उसकी वजह से वो जो है उन्हें मौका मिलेगा। उन्हें मौका एक बार फिर अगर मिलेगा तो उस शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के जो सांसद हैं या जो विधायक हैं या उस पार्टी के और जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे जिन हिस्सों में उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी मजबूत रही है, उस हिस्सों को और कुतरना बाकी है। और उनके सांसदों को तोड़ना बाकी है, उनके विधायकों को तोड़ना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद है शिवसेना को नुकसान पहुंचाने, उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार फिर इस तरह की राजनीति हो सकती है। एकनाथ शिंदे की वापसी हो सकती है। एकनाथ शिंदे जो है बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर जो है महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप शुक्ला जी, उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर आप महाविकास आघाड़ी का तो छोड़ ही दीजिए, महायुति का ही यहाँ पर सरकार बनने वाली, वो तो आज सच साबित हो गई। और जिस तरीके से उन्होंने समीकरण बताया है कि अगर मुख्यमंत्री किसी को महाराष्ट्र में बनना है तो एकनाथ शिंदे के लिए ऐसी ऐसी कंडीशन है। और जो आपके जो इस समय जो बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए जो कार्यकर्ता उनमें काफ़ी आस है कि उनको सीएम बनाया जाए, उसके भी समीकरण उन्होंने बताए। तो देखना होगा कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये डिक्लेयर हो जाए कि आने वाले समय के लिए, अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र का कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भविष्यवाणी करते हुए ये बताया था कि सरकार किस तरीके से आने वाली अलग अलग रीजन में जो आपने समीकरण बैठाए, जो वोट परसेंटेज के हिसाब से हमें बताया, वो आज सच साबित हुआ है। फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे जब भी हम यहाँ पर मुंबई में पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का इस महाराष्ट्र की चुनाव की कवरेज के लिए। धन्यवाद सर।